ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करते आए थे और हम लोग तकरीबन 2021 तक वाले जो क्वेश्चंस थे वो हम अटेम्प्ट कर चुके थे। ये मैंने एक और भी क्वेश्चन खोला हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये है मेरे ख्याल से 2022 का सवाल है। ठीक है जी। तो अब हम ये 2022 वाला सवाल कर रहे हैं। 2022 के अंदर हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। जो अभी हम करने जा रहे हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं, ये है हमारा मई 2022 का है। और ये पेपर मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, पेपर 3-1 लिखा हुआ है, तो 3-1 है। और क्वेश्चन नंबर है मेरे ख्याल से ये 5। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 करने जा रहे हैं। ये आप लोगों के पास अगर नहीं है अभी फिलहाल, तो आप ये पास पेपर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का जो हमारा कोड है वो 9706 है, वो लिखेंगे और आपके पास ये आ जाएगा P31। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि ये जो क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं ये कैसा क्वेश्चन है या इसमें क्या है, तो हम पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बोलता है भाई, एक कंपनी है टी लिमिटेड, प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एस एंड प्रोडक्ट पी। ठीक है जी, तो ये एक टी लिमिटेड कंपनी है जिसके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक एस है और एक प्रोडक्ट टी है। ठीक है जी, दो टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं। आगे वो बोलता है द बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर द टू प्रोडक्ट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इज अवेलेबल। ठीक है जी, तो आपको बजटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दे रहा है नेक्स्ट ईयर की। सबसे पहले आपको बोलता है, और बजट हमेशा फोरकास्टेड ही बनते हैं, यानी बजट पहले बनाया जाता है और फिर एक्चुअल में चीज बाद में हैपन होती है। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट एस है और एक प्रोडक्ट पी है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बोलता है प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट, तो भाई एस के 24,000 यूनिट्स बना के बेचेंगे और पी के 15,000 यूनिट्स बना के बेचेंगे। डायरेक्ट मटेरियल जो लगेगा पर किलो पर यूनिट, तो भाई एस पे 1 kg लगेगा और क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट पी है उस पे 2 kg का मटेरियल लगेगा। मटेरियल प्राइस पर केजी तो $8 और $8.5, यानी कि एस जब बनाओगे तो $8 की प्राइस पड़ेगी और जब पी बनाओगे तो 8.5 का मटेरियल लगेगा उसके ऊपर, यानी कि पर केजी दोनों में मटेरियल अलग अलग लग रहा है। बोलता है डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट बनाने पे लेबर 4 घंटे लेगी एस को और एक यूनिट बनाने के लिए लेबर 6 घंटे लेगी पी के लिए। आगे वो बोलता है डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर, और लेबर को हम पर घंटा पे करेंगे $15 एंड $18। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये पहले तो एक उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी कि यार मटेरियल कितना मार्केट में कितने का पड़ रहा है हमें और कितना लगेगा उस यूनिट को बनाने में, और लेबर मार्केट में कितने की पड़ रही है और कितने घंटे में लेबर एक प्रोडक्ट हमें बना के देगी, तो हम लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट को डायरेक्ट से निकाल लेंगे। बोलता है बजटेड एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 465,000, यानी कि तुम्हें एनुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे दिए उसने। फिर बोलता है द डायरेक्टर यूज डायरेक्ट लेबर आवर्स एज द बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, द मार्कअप फॉर बोथ प्रोडक्ट इज 50%। यानी कि वो बोल रहा है कि जब वो ओएआर कैलकुलेट करता है ना, तो ओएआर कैलकुलेट किया जाता है डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पे, यानी कि लेबर ने टोटल जितने घंटे काम किया होता है उस घंटों से आप डिवाइड करते हो अपने इन ओवरहेड्स को। अब ओवरहेड्स तो हमें पता है वो कितने के हैं, 465,000 के, बट टोटल लेबर आर हमें नहीं पता, तो हम टोटल लेबर आर निकाल लेते हैं लेट सपोज। तो टोटल लेबर आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल यहाँ पे चलो कैलकुलेशन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेबर आर। मेरा बेटा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो एक प्रोडक्ट है वो एस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर 4 घंटे लेती थी, तो टोटल 24,000 यूनिट्स बनाए, तो 4 घंटे अगर एक यूनिट बनने में लगे तो 24,000 यूनिट्स बनने में कितने घंटे लगे होंगे, तो भाई तुम बोलोगे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 96,000। कितना आ रहा है, ये 96,000 आ रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं 96,000, यानी कि 96,000 आवर्स, इतने घंटे लगे होंगे एस को बनाने में, प्रोडक्ट एस को। और जो आपकी प्रोडक्ट पी है वो उसके आपने यूनिट्स बनाए हैं 15,000 और लेबर को लगते थे एक यूनिट बनाने में 6 घंटे, तो टोटल लेबर को बनाने में कितने घंटे लगे होंगे, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 90,000 आवर्स लिख दोगे। इन टोटल 90,000 आवर्स प्लस 96,000 आवर्स हम कर लेते हैं इसको, तो 186 बन जाना चाहिए वैसे, तो 96,000 आवर्स, तो ये 186,000 आवर्स बन रहा है, यानी कि इन टोटल 186,000 आवर्स, यानी कि मेरी लेबर ने टोटल कितने घंटे काम किया है, 186,000 आवर्स काम किया है। अब अगर मुझे ओ ए आर निकालना हो, ओ ए आर, तो ओ ए आर कैसे निकलेगा, मैं अपने पहले बजटेड ओवरहेड्स उठाऊंगा, तो मेरे बजटेड ओवरहेड्स 465,000 है
और उसको मैं डिवाइड कर लूंगा किससे, बेस क्या बोली थी एग्जामिनर ने, देखो नीचे मैंने बताया भी डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पास है कितने, 186,000। तो ओ यार ऐसे ही निकाल लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है सवाल में, तो मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या था इस लाइन का। तो इसको करते हैं 465,000 डिवाइडेड बाय 186,000 इज इक्वल टू, ये आ रहा है आपके पास 2.5। तो डॉलर 2.5 पर लेबर आवर का खर्चा आता है, यानी कि पर ओवरहेड का खर्चा आता है जब आपकी लेबर 1 घंटे काम करती है। यानी जब तुम्हारी लेबर 1 घंटे काम करेगी ना, तो जो ओवरहेड्स है ना तुम्हारी पूरी बिल्डिंग के अंदर, उनका जो खर्चा आएगा वो $2.5 आएगा। लेबर 1 घंटे काम करेगी तो ओवरहेड खर्चा 2.5, 2 घंटे काम करेगी तो $5, 3 घंटे काम करती है लेबर अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो कितना खर्चा आएगा 7.5, 4 घंटे काम करती है लेबर तो कितना खर्चा आएगा $10 का खर्चा आएगा। और अगर लेबर तुम्हारी 1,086 आवर्स काम करती है तो फिर कितना खर्चा आएगा, तो 186,000 उठाओ कैलकुलेटर, 186,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो देखो कितना खर्चा आ रहा है सर, 465 का खर्चा आ रहा है। देखा, बात समझ आई, इसका मतलब ये होता है। तो ये आपने ओआर निकाल लिया, यानी कि जब भी तुम्हारी लेबर 1 घंटे काम करती है तो ओवरहेड का खर्चा कितना आता है, 2.5 आता है। उसके अलावा इसने एक बात और करी हुई थी कि भाई इनका जो मार्कअप है, मार्कअप यानी कि जो भी इनकी कॉस्ट आती है, क्योंकि मार्कअप हमेशा किस पे एप्लीकेबल होता है, कॉस्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो जो भी इनका मार्क कॉस्ट होती है उसके ऊपर ये 50% का मार्कअप रखते हैं। यानी कि अगर कॉस्ट लेट सपोज 1 लाख है, तो 50,000 का उसके ऊपर क्या रखा जाएगा, मार्कअप रखा जाएगा। तो यानी कि 1 लाख की कॉस्ट और 50,000 का मार्कअप इन टोटल विच मेक्स 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए का वो प्रोडक्ट बेचेंगे। एग्जाम्पल देने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 50% ये अपना मार्कअप रखते हैं। अब आगे वो आपसे क्या बोलता है, सबसे पहले आंसर ये देखो, ये पास पेपर मैंने खोला हुआ है तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है, वरना आपको जो अभी बुक मिलेगी उसमें ये वाली बात नहीं लिखी हुई होगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर्स आर प्रिंटेड हेयर। जो भी है ये इन्होंने लिख के दे दिया, वो अलग से इंसर्ट दिया हुआ होता है, ये इंसर्ट है, और एक तरीके से क्वेश्चन पेपर दिया हुआ होता है, उसमें यही वाली बात दोबारा लिखी हुई होती है, उसके नीचे जगह दी हुई होती है। प्रिपेयर स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट एस एंड पी। ठीक है, द स्टेटमेंट शुड ऑल्सो हैव शो द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस सवाल को यूज करते हुए पी और एस की टोटल, एक तो आपने निकालनी है इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है, और बोलता है स्टेटमेंट शुड ऑल्सो शो द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस भी निकालनी है और कॉस्ट प्राइस भी निकालनी है। अब याद रखिएगा, हमेशा पहले कॉस्ट कैलकुलेट होती है और उसके बाद ही सेलिंग प्राइस आती है, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर ही मार्कअप अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम लोग आ जाओ, इनकी जो प्रोडक्ट एस और पी है, इनकी हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी। आप एक आपके पास है प्रोडक्ट एस, और एक है आपके पास प्रोडक्ट पी। अब जो एस प्रोडक्ट है और जो पी प्रोडक्ट है, इनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। अब मुझे बताओ, एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है ना आपने, याद है ये सवाल आपको कि आप लोगों ने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालनी है, एक यूनिट की निकालनी है। ठीक है, ऑफ ईच प्रोडक्ट एस एंड वाई, यानी कि दोनों की अलग अलग कैलकुलेट करनी है, तो अलग अलग कॉलम्स बना लिए हमने। अब हम लोगों ने देखना है कि यार एक यूनिट बनने पे मटेरियल कितना लगता था एस का। तो भाई मटेरियल लगता है एक यूनिट के ऊपर 1 kg, और मार्केट से मिलता है 1 kg $8 का, तो $8 का मटेरियल लगता है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे $8। और इसी तरीके से जो तुम्हारा प्रोडक्ट पी है, वो एक प्रोडक्ट पी बनने पे आपको 2 kg का मटेरियल लगता है, और मार्केट से वो मटेरियल मिलता कितने का है पर केजी, 8.5 पर केजी मिलता है। तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास मेरे ख्याल से 17 हो जाएगा, बट आप चाहें तो कैलकुलेट कर लें मल्टीप्लाई करके। तो 8.2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 17 मेंशन कर लें। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे अपनी डायरेक्ट लेबर। अब जो तुम्हारी डायरेक्ट लेबर है उसको कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी लेबर एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटे का कितना पैसा लेती है, 1 घंटे का $15 लेती है। एक यूनिट बनाने के लिए कितनी देर लगाती है, 4 घंटे लगाती है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय $15 करूंगा तो एक यूनिट की लेबर की कॉस्ट पता लग जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 15 तो ये आ जाएगा 60। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई जो हमारी लेबर है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आपके लिए 15 या $15 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ रहा है 60। और जो दूसरा प्रोडक्ट पी है, उसके लिए जो तुम्हारी लेबर है वो $18 पर घंटा लेती है, और 6 घंटे में एक यूनिट तैयार करती है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय $18
मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 6 विच मेक्स 108। तो यहाँ पे हम 108 लिख देते हैं कि लेबर का खर्चा पर यूनिट इन दोनों प्रोडक्ट्स पे इतना इतना आता है। वंस यू आर डन विद दिस, आपने ये वाला काम कर लिया, तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स मेंशन करेंगे। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो बड़ा आसान सा काम है कैलकुलेट करना। देखो सबसे पहले तुम्हें चाहिए था ओएआर फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए, तो ओएआर तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो ऊपर। कितना आया था, 2.5 डॉलर 2.5 पर लेबर आवर। तो यहाँ पे तुम लिखोगे डॉलर 2.5 पर लेबर आवर। तो अब मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट एस बनाने में लेबर कितने घंटे लेती थी? सर 4 घंटे लेती थी। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 से। और जो तुम्हारा पी प्रोडक्ट है उस पर भी ओएआर कितना है? 2.5 पर लेबर आर। और इसको बनाने में लेबर कितने घंटे लेती थी? 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ओवरहेड्स पता लग जाएंगे पर यूनिट के। तो भाई मेरे पास जब लेबर 1 घंटा काम करती थी तो $2.5 का खर्चा आता था। एक यूनिट को बनाने के लिए, एक एस को बनाने के लिए मेरी लेबर को 4 घंटे काम करना पड़ता था, तो ओवरहेड का खर्चा इन टोटल बनेगा $10। और इसी तरीके से जो मेरा ओवरहेड का खर्चा आता था 2.5, जो मेरा प्रोडक्ट पी था उसको लेबर बनाने में 6 घंटे लगाती थी, तो ₹2.5 के हिसाब से 6 घंटे के बनते हैं 15 $15। तो ओवरहेड का खर्चा कितना आता होगा? $15 आता होगा। एंड वंस आपने ये सारा काम कर लिया, तो अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। अब आप लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले तो उसने बोला था भाई ये कैलकुलेट कर दो टोटल कॉस्ट पर यूनिट, और फिर बोला था सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट कर दो। तो भाई हम इसको कर लेते हैं। 8 प्लस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 78। तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 78। और जो दूसरा है उसकी कॉस्ट आ जाएगी 17 प्लस 108 प्लस 15 इज इक्वल टू 140। तो ये 140 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इसके ऊपर मार्कअप अप्लाई करना है। तो जो आपका मार्कअप है, मार्क अप है, वो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट आई है 78 की, और इस पे आप मार्कअप रखोगे 50% का। कितना रख रहे थे? 50% ना। और दो जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी आपके पास कॉस्ट आई है $140 की, और उसके ऊपर भी आप कितना परसेंट मार्कअप रखते हो? 50% का। तो इसका 50-50% मार्कअप पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 140 कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, इसका 50% निकाल लेते हैं जो कि 70 ही बनेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि भाई इसका मार्कअप 70 है, और 78 का 50% निकाल लेते हैं। तो ये बन रहा है मेरे पास 39। तो इसके ऊपर मार्कअप रखा जा रहा है 39। तो जैसे ही मैं इसमें कॉस्ट के अंदर, ये मार्कअप का मतलब क्या है? इतना प्रॉफिट रखूंगा, चीज इतने की पड़ेगी, प्रॉफिट इतना रखूंगा, चीज इतने की पड़ेगी, प्रॉफिट इतना रखूंगा। तो अब बेचूंगा कितने का? सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करूंगा? सेलिंग प्राइस बच्चों वाला काम है, यहाँ लिखते हैं सेलिंग प्राइस। एक चीज पढ़ कितने की रही है, तो मैं बना कितने की रहे हो? 78 की। उसमें प्रॉफिट कितने का रख रहे हो? 39 का। दोनों को ऐड कर लो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 39 प्लस 78 विच मेक्स 117। तो यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी सेलिंग प्राइस है $117। और इसी तरीके से जो दूसरी प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस है 140 प्लस 70 इज इक्वल टू $210। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पूरा पार्ट ए जो था, ये पूरा पार्ट ए कर लिया। 100% एग्जामिनर ने दो चीजें मांगी थी। एक उसने आपसे मांगा था टोटल कॉस्ट पर यूनिट, हियर इट इज। फिर उसने आपसे मांगी थी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हियर इट इज। डन हो गई बात यहाँ तक। पहले तो यहाँ तक देख लो, ये वाली जो मैंने आप लोगों से बातें करी, ये सारी बातें आप लोगों को पहले तो क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब हम देखते हैं अब आगे क्या बोलता है वो। ए पार्ट के बाद बी पार्ट पे आते हैं। अब बोलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है एग्जामिनर। अब जो कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसमें मेरा बेटा क्या बोल रहा है? बोलता है द मैनेजमेंट अकाउंटेंट सजेस्टेड दैट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुड बी अडॉप्टेड एंड प्रोवाइडेड एन एनालिसिस ऑफ बजटेड एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड एज फॉलोज। अब जब हम एबीसी यूज करते हैं तो हमें थोड़ा डेटा ज्यादा चाहिए होता है, और वो एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है। तो भाई ये जो अकाउंटेंट था या जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट था उसने हमें कुछ डेटा दिया। उसने बोला देखो यार ये तुम्हारे ओवरहेड्स आए ना 645,000 के ऊपर दिए हुए थे ये ओवरहेड्स, इन्हीं का ही उसने ब्रेकअप दे दिया। अब हमें इन्हीं ओवरहेड्स का ब्रेकअप देता है, कोई और नए ब्रेकअप वो कोई और नए ओवरहेड्स नहीं होते ये। तो अगर तुम देखो तो तुम्हारी जो एक्टिविटीज है उसने बताया कि एक्टिविटी क्या क्या परफॉर्म होंगी, उनकी कॉस्ट क्या आएगी, उनके कॉस्ट ड्राइवर क्या है, और उनकी एक्सपेक्टेड यूजेज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर भी दे दी उसने। अब सबसे पहले अगर तुम देखो तो बोलता है परचेज, जब तुम मटेरियल करोगे तो उसका 1,20,000 का खर्चा आएगा। मशीन जब रन करोगे तो 162,000 का खर्चा आएगा। मशीन के सेटअप्स लगाओगे तो 72,000 की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। इंस्पेक्शन करोगे तो 111,000 की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, विच इन टोटल मेक्स 465,000, जो ऑलरेडी पहले आपको पार्ट ए के अंदर भी दिया हुआ था। तो वही ओवरहेड्स को इसने क्या करा है, ज्यादा डिटेल में बता दिया कि उस ओवरहेड का ब्रेकअप क्या है। उस ओवरहेड बाय एक्टिविटी उसने बता दिया कि एक्टिविटी वाइज वो ओवरहेड किस तरीके से डिवाइडेड है। अच्छा जी, अब
हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिनर आपको बोलता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसको 3 मार्क्स के लिए उसने बोला कि भाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टर्म का मतलब बता दो। तो भाई जो आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है ना, ये कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको यहाँ से कॉपी कर लें और ऊपर लाके पेस्ट कर लें तो हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपका है पार्ट बी। अब पार्ट बी को अगर आप गौर से देखें तो पार्ट बी के अंदर एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई मुझे बस सिंपल सा ये बता दो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्या। तो भाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अब जरा सुनिएगा, activity based costing is a method that identifies activities in an organization and assign the cost of each activity to all products and services according to the actual consumption by each activities are used as cost or। तो जी ये आपसे इन्होंने पार्ट बी पूछा हुआ था, एक सिंपल सी एक एबीसी की बस डेफिनेशन पूछी हुई थी, वो आपने इसको बता दी कि भाई यहाँ पे हम एक्टिविटी वाइज जो कॉस्ट है उसको एलोकेट करते हैं, रादर देन कि हम पहले ऊपर क्या कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये जो ऊपर हम लोगों ने करी है दिस वाज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, राइट। इसमें हम क्या करते थे, हम एक रेट निकाल लिया करते थे और उस रेट को डिवाइड कर दिया करते थे हर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, ऑन द बेसिस जो भी जिस बेस पे हमने ओ निकाला होता था। बट एबीसी के अंदर हम एक्टिविटी वाइज एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स करेंगे, तो ये बात मैंने यहाँ पे उसको मेंशन करी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर। तो अब वो आपसे क्या बोलता है बोलता है प्रिपेयर, अब आपको बोल रहा है प्रिपेयर कर दो स्टेटमेंट, prepare statement to calculate the selling price of each unit product S and product P by using activity based costing. This statement should also show separately the total cost and the cost per unit ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसने यहाँ पे 3 चीजें मांग ली आपसे 9 मार्क्स के लिए। एक उसने बोला सेलिंग प्राइस मुझे बता देना हर एक प्रोडक्ट की। फिर उसने आपको ये भी बोला कि मुझे ये भी बता देना कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, और मुझे ये भी बता देना कि ईच यूनिट की भी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो ईच यूनिट की कॉस्ट भी निकाल के देनी है आपने सवाल में, आपने सवाल के अंदर टोटल कॉस्ट भी निकाल के देनी है, और आपने सवाल के अंदर सेलिंग प्राइस भी निकाल के देनी है। यानी कि 3 रिक्वायरमेंट मांगी उसने इस पार्ट सी के अंदर। पहले तो आप इसको समझा करो ना कि ये मांगा क्या है उसने एग्जामिनर ने, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगर पार्ट सी की तरफ चलें और पार्ट सी को अगर हम देखते हैं, तो पार्ट सी हम लोगों ने किस तरीके से स्टार्ट करना है, कोई खास काम नहीं है, कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले जो है ना जितने भी हमारे ओवरहेड्स है ना हम उनको एलोकेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिस इज पार्ट सी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं दिस इज पार्ट सी। ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, स्टेटमेंट टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस और क्या था, सेलिंग प्राइस मेरे ख्याल से पर यूनिट मांगी थी ना, हाँ, पर यूनिट यूजिंग ए बी सी। ये काम करने जा रहे हैं मेरा बेटा। अब सबसे पहले ना तुम लोगों ने क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालेंगे। जब टोटल तुम निकाल लोगे तो फिर तो सारा काम आसान हो जाता है। तो सबसे पहले ना हम पहले ओवरहेड्स लिख लेते हैं। तो भाई अब ओवरहेड्स के अंदर अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें तो हमारे पास ओवरहेड्स कौन कौन से हैं, जरा देख लेते हैं। ओवरहेड्स हमारे पास पहला था परचेजिंग मटेरियल्स, तो इसका जो खर्चा है वो 1,20,000 रुपए का इन टोटल खर्चा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं परचेजिंग, या चले यहाँ पे पहले 2 कॉलम्स बना लेते हैं, एक प्रोडक्ट एस है और एक प्रोडक्ट पी है। ठीक है, परचेजिंग मटेरियल, मेरे बेटा जो आपका परचेजिंग मटेरियल का टोटल ओवरहेड है, अगर आप उसको देखो तो वो कितने का है, 1,20,000 रुपए का है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको 1,20,000 रुपए यहाँ पे लिखते हैं, 120,000 डिवाइडेड बाय। अब आपने इसको डिवाइड किससे करना है, देखो आपको सबसे पहले चाहिए एक परचेजिंग मटेरियल की कॉस्ट। तो भाई अगर आप देखो तो परचेज ऑर्डर कितने हुए हैं, एक 24 एस के लिए और पी के लिए 8, तो इन दोनों को तुम टोटल निकाल लो, तो इन दोनों का टोटल कितना बनता है, 24 प्लस 8 विच मेक्स 32। तो इसका टोटल कितना बन रहा है, 32। यानी कि आपके जो परचेज ऑर्डर आए वो इन टोटल 32 आए हैं। तो ये 32 परचेज ऑर्डर आने की वजह से 1,20,000 रुपए की परचेजिंग मटेरियल की कॉस्ट आ गई आपके पास, बात समझ आई। तो अब आप लोग पहले एक परचेजिंग मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे, इसको डिवाइड करके किससे, 32 से। तो हम लोग पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 32। तो भाई 120,000, अब जरा देखो मेरा बेटा, करना मेरे साथ साथ ही, 120,000 डिवाइडेड बाय 32
विच मेक्स 3750, यानी कि एक परचेजिंग मटेरियल का खर्चा आता था 3750, और प्रोडक्ट एस आपने कितनी बार खरीदी है? अगर आप देखें तो प्रोडक्ट एस आपने खरीदी है 24 बार, और इसी तरीके से इसके लिए आपके पास 8 बार एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। तो इसको एक दफ़ा आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे और एक दफ़ा आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों के आंसर्स आ जाएंगे। तो 3750 मल्टीप्लाई बाय 24 विच मेक्स 90,000, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट एस, कि प्रोडक्ट एस के ऊपर जो खर्चा आया है परचेजिंग मटेरियल का वो 90,000 का आया है, और 3750 मल्टीप्लाई बाय मेरा बेटा 8 से कर दोगे तो ये आ रहा है आपके पास 30,000। और अगर तुम इन दोनों को आपस में ऐड करो ना तो 30,000 प्लस 90,000 विच मेक्स इन टोटल 120,000। तो हम लोगों ने क्या किया, उनको एक्टिविटी वाइज एलोकेट कर दिया उस ओवरहेड के खर्चे को। देखो ये एक खर्चा था, तो इस खर्चे को मैंने ओवरहेड को, इस खर्चे को मैंने एलोकेट करना था एक्टिविटी वाइज। तो मैंने देखा कि जब ये एक्टिविटी एक दफा परफॉर्म होती है तो कितना खर्चा आता है 3750। तो ये 3750 जो एक दफा एक्टिविटी के परफॉर्म होने पे खर्चा आ रहा है, तो एस बनाने में या एस के लिए ये एक्टिविटी कितनी दफा परफॉर्म हुई 24, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 24 से। और पी बनाने के लिए एक्टिविटी कितनी दफा परफॉर्म हुई है परचेजिंग मटेरियल की 8 दफा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो 90,000 एंड 30,000 आ गया। आई होप कि ये बात अब आपको क्लियर हो गई कि एबीसी में हम कर क्या रहे होते हैं, और हर सवाल के अंदर मैं ये बात आपसे करता हुआ आया। अच्छा जी, इसके बाद आप अगले ओवरहेड पे अगर आ जाए, तो अगला जो आपके पास ओवरहेड है वो है मशीन रनिंग का ओवरहेड। तो मशीन रनिंग का ओवरहेड कितना है 162,000 है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मशीन रनिंग 162 था ना मेरे ख्याल से, 162,000 था। एक दफा पीछे मैं दोबारा भी देख लेता हूँ, मैं भूल गया वैल्यू। हाँ, 162 था। अब इसको तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे। देखो मशीन रनिंग जब आपने करी, जब मशीन चलाई, तो मशीन चला के जो तुम्हारा ओवरहेड का खर्चा आया वो 162,000 आया। लेकिन ये मशीन इन टोटल चली कितने घंटे है? तो भाई मशीन इन टोटल 36,000 घंटे चली एस को बनाने के लिए, और 18,000 घंटे चली पी को बनाने के लिए। तो इन दोनों को टोटल निकाल लो, तो तुम्हें पहले टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स पता लग जाएंगे कि मशीन टोटल कितने घंटे चली। तो 36,000 प्लस 18,000 विच मेक्स 48,000, सॉरी 54,000। तो ये आ जाएगा आपके पास 54,000 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इधर हमारे पास क्या आ रहा है 54,000 आ रहा है, यानी कि इन टोटल मेरी मशीन कितने घंटे चली है 54,000 घंटे चली है। और 54,000 घंटे चलने पे मेरी मशीन ने टोटल ओवरहेड का खर्चा कितना लाके दिया है 162,000 का ओवरहेड का खर्चा लाके दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब मेरी मशीन 1 घंटा चलती थी तो ओवरहेड का खर्चा कितना आता था? तो 162,000 डिवाइडेड बाय 54,000 विच मेक्स 3, यानी कि मेरी जब मशीन जो है वो 1 घंटा चलती थी तो उसका खर्चा कितना आता था $3 का आता था। अब मुझे ये बताओ कि एस को बनाने के लिए मशीन कितने घंटे चली 36,000 घंटे, और पी को बनाने में 18,000 घंटे। तो तुम क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 36,000 से एंड 18,000 से इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्टिविटी वाइज ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, तो 3 इंटू 36,000 यानी कि 36,000 विच मेक्स 108,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 108,000। एंड इसी तरीके से 3 इंटू 18,000 मेरा बेटा, तो ये बन जाएगा 54,000। एंड व्हेन यू ऐड 54,000 एंड 108,000 इट विल मेक द टोटल ऑफ 162,000। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आपके पास एक और खर्चा आया था जो कि था आपका खर्चा मशीन सेटअप्स का खर्चा। अब जो तुम्हारा मशीन सेटअप है ये है कितने का 72,000 का है। अब अगर ये 72,000 का खर्चा है तो ये मशीन सेटअप्स तुमने लगाए कितनी बार? सर 40 एंड 8, यानी कि इन टोटल तुमने ये जो सेटअप्स लगाए ये 48 टाइम सेटअप लगाए, और 48 टाइम सेटअप लगाने का जो खर्चा आया है तुम्हारे पास वो कितना आया है 72,000 आया है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, पहले लिखो मशीन सेटअप, और इसका खर्चा कितना आया हुआ था 72,000 आया हुआ था। तो यहाँ लिखो 72,000 डिवाइडेड बाय टोटल। ये 72,000 का खर्चा कितनी बार सेटअप लगाने पे आया सर 48 बार लगाने पे आया। तो बताओ एक बार जब सेटअप लगता था तो खर्चा कितना आता था सर, डिवाइड कर लें आंसर आ जाएगा। तो भाई इसको डिवाइड करते हैं, तो भाई 72,000 डिवाइडेड बाय 48, तो ये आ गया 1500, यानी कि जब एक बार सेटअप लगता था तो 1500 का खर्चा आता था। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे ये बताओ कि एस को बनाने में कितनी बार सेटअप लगाया 40 बार, पी को बनाने में कितनी बार सेटअप लगाया 8 बार। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 40 से तो एस का कॉस्ट पता लग जाएगा, और 8 से तो पी का कॉस्ट पता लग जाएगा। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 40 विच मेक 60,000, एंड देन 1500 multiply by 8 which makes 12,000, and 12,000 plus 60,000
इन टोटल इट विल मेक अगेन 72,000 आपने एलोकेट कर दिया ओवरहेड्स एक्टिविटी वाइज। डन। ये एबीसी है। अच्छा जी, आगे आ जाए जरा। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का आपके पास जो टोटल खर्चा आया वो आया 1,111,000 का खर्चा। तो भाई यहाँ पे हम लिखते हैं इंस्पेक्शन सबसे पहले तो। इंस्पेक्शन, अब जो आपकी इंस्पेक्शन है इसका 1,110,000 का खर्चा आया। लेकिन ये टोटल इंस्पेक्शन आपने कितनी बार करवाई, ये इंस्पेक्शन की एक्टिविटी कितनी बार परफॉर्म हुई? इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे आवर्स दिए हैं, ठीक है, तो 400 प्लस 100, तो यानी कि इन टोटल 500 घंटे की इंस्पेक्शन पे जो आपका ओवरहेड का खर्चा आया वो 1,110,000 आया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिवाइड कर लो 500 से। तो जब आप एक घंटे की इंस्पेक्शन करवाते थे तो कितना खर्चा आता था वो पता लग जाएगा। तो भाई 1,110,000 डिवाइडेड बाय 500, 500 है ना, 5,000 लिखा है मैंने, 500 है, ओके। इधर मैंने एक जीरो ज्यादा लिख दिया मेरे बेटा, इसको गलती नहीं करना, सही कर लेना, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 222, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई 222, 222, ठीक है। तो एक घंटे इंस्पेक्शन का इतना खर्चा आता था। अब मुझे ये बताओ कि तुमने एस के लिए कितने घंटे इंस्पेक्शन करवाई, 400, और पी के लिए कितने घंटे इंस्पेक्शन करवाई, 100। तो भाई तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो 400 से, एंड फिर मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो 222 मल्टीप्लाई बाय 400 विच मेक्स 88800, 88800, एंड 222 मल्टीप्लाई बाय 100 विच मेक्स 22200, and when you will add both of these it will make again 111,000। तो ये वाला ओवरहेड भी आप लोगों ने क्या कर लिया, ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, एक दफा रिक्वायरमेंट देखने दीजिएगा। सबसे पहले क्या बोला हुआ था, शुड शो सेपरेटली टोटल कॉस्ट, ठीक है, स्टेटमेंट शुड शो सेपरेटली द टोटल कॉस्ट एंड द कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी। तो हमें अभी टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो हमने पहले अभी ओवरहेड्स रिकॉर्ड कर लिए। अच्छा, यूजुअली ओवरहेड्स को हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पे पहले रिकॉर्ड कर लिए, तो अब बाकी की जो कॉस्ट है वो आप बाद में नीचे रिकॉर्ड कर लो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मटीरियल। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओगे, एक यूनिट में मटेरियल कितना लग रहा था? सर एक यूनिट के ऊपर आपका जो मटेरियल लग रहा था वो चलो सवाल में से ही देखते हैं, आप फिर कंफ्यूज ना हो, सवाल में से देखते हैं। एक यूनिट में मटेरियल कितना लग रहा था? सर ये वाला जो है ना यूनिट, इसके ऊपर एक यूनिट पे $8 का मटेरियल लग रहा था। तो भाई इधर लिखो 8, एक यूनिट पे $8 का मटेरियल लग रहा था, तो इधर लिखो 8, ठीक है। और अब मुझे ये बताओ कि इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? सर हम लोगों ने इन टोटल एक यूनिट पे हमारा ₹8 का मटेरियल लग रहा था, तो 24,000 यूनिट्स को टोटल मटेरियल निकालने के लिए हम 24,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 24,000, ठीक है मेरा बेटा। और इसी तरीके से जो आपके पास दूसरा है, तो दूसरा प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही थी? सर 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे करो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच मेक्स 17, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए जो मटेरियल लग रहा था वो कितने का लग रहा था? $17 का लग रहा था। तो यहाँ पे तुम करोगे $17 मल्टीप्लाई बाय, इसके कितने यूनिट्स बनाए आप लोगों ने? सर इसके हमने 15,000 यूनिट्स बनाए। तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 15,000 से, तो मटेरियल की टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। मैं टोटल कॉस्ट क्यों निकाल रहा हूँ सर? आपने यहाँ तो टोटल कॉस्ट नहीं निकाली, यहाँ तो आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली, क्योंकि इधर की रिक्वायरमेंट में था पर यूनिट कॉस्ट निकालो और पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकाल लो। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि पहले टोटल कॉस्ट निकालो, फिर पर यूनिट कॉस्ट निकालो, फिर सेलिंग प्राइस निकालो। तो पहले मैं टोटल कॉस्ट निकाल के दे रहा हूँ आप लोग को। अभी समझ आ गई बात? अच्छा, अब अगर आप लोग ये देखें तो ये कितना बन जाएगा, 8 इंटू 24,000 विच मेक्स 192,000। तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं 192,000। और इसी तरीके से 17 इंटू 15,000, 15,000 ही था, 24 एंड 15, यस। तो 17 इंटू 15,000, ये 255,000 बन जाएगा, 255,000। फिर उसके बाद हम अगली कॉस्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर। अब जो तुम्हारी लेबर है उसकी अगर पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो, वैसे हम पीछे फर्स्ट पार्ट में भी निकाल चुके थे बट यहाँ दोबारा निकाल लो, तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 15 इंटू 4। तो भाई 15 इंटू 4, $15 एक घंटे का लेता था, 4 घंटे में एक चीज तैयार करता था, एक यूनिट किसका? एस का। तो ये $60 लगते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, $60 लेंगे पहले। डायरेक्ट लेबर, लेबर का खर्चा आता है $60 का पर यूनिट। तो हमने कितने यूनिट्स बनवाए? 24,000। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 24,000, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 24,000 विच मेक्स बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है वैसे ही, लेकिन फिर भी 1,440,000, ठीक है, 1,44,000, ठीक है, 440,000, 4,40,000, यानी कि 14,40,000 रुपये आप इसको बोल सकते हैं।
या 1.44 बिलियन भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, अब अगला आ जाए, तो जो दूसरा प्रोडक्ट था उसके ऊपर लेबर का खर्चा कितना आता था मेरा बेटा? तो दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर आपका जो लेबर का खर्चा आता था वो 18 डॉलर पर घंटा लेबर लेती थी और 6 घंटे में एक प्रोडक्ट तैयार करती थी। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि $108 का खर्चा आता था 1 यूनिट बनाने पे। 1 इधर लिख लेते हैं डॉलर 108। तो आप मुझे ये बताओ कि इधर आपने कितने यूनिट्स बनवाए? 15,000 यूनिट्स बनवाए। तो 15,000 यूनिट्स बनने पे लेबर का खर्चा कितना आया होगा? 108 मल्टीप्लाई बाय 15,000 व्हिच मेक्स 1.62 मिलियन। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1620000। ठीक है मेरा बेटा, ये आपने सारी कॉस्ट निकाल ली। अब आप इन सबको जब प्लस करोगे ना तो आपके पास टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट सिंपल होता है, टोटल निकालना है तो इन टोटल सब कुछ ले लो, पर यूनिट निकालना है तो पर यूनिट सब कुछ ले लो, कोई मसला नहीं होता है इससे। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम लोग इसका इन टोटल कॉस्ट निकाल लें तो ये बनेगी कितनी? 1,440,000 प्लस 192,000 प्लस 888,000 प्लस 60,000 प्लस 108,000 प्लस 90,000। इट मेक्स 197,880। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 197,880। और दूसरे की भी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं 8,800। एक जीरो मैंने कम लिखा। ठीक है। और दूसरे की भी निकाल लेते हैं तो 1,620,000 प्लस 255,000 प्लस 222,000 प्लस 12,000 प्लस 54,000 प्लस 30,000 in total, which make is 1,993,200। ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। बट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट बड़ा सिंपल सा काम है। वंस यू गॉट द टोटल कॉस्ट ना, तो आप लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना है? आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ यूनिट से। इसके यूनिट्स कितने बने थे? 24,000। इसके यूनिट्स कितने बने थे? 15,000। तो जैसे ही तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारे पास आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट देखें तो ये इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये डिवाइड का साइन यहाँ डाला है मैंने, आप लोग जरा गौर से देखिएगा, बहुत छोटा सा डाल दिया मैंने। तो ये 199 ये लास्ट वाले का आ रहा था डिवाइड बाय 15,000। तो ये बन रहा है हमारे पास 132,888 बन रहा है ये मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेते हैं 132.88। ठीक है, पर यूनिट की कॉस्ट पता लग गई यूजिंग एब्जॉर्प्शन वो एबीसी कॉस्टिंग। इसी तरीके से दूसरे की भी निकाल लेते हैं। तो 1978800 डिवाइडेड बाय 24,000 विच मेक्स 82.45। तो इसकी जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 82.45, यानी कि ये मेरे पास आ गई इसकी टोटल कॉस्ट। ये जो मैंने कैलकुलेट करी है ना मेरे बेटा, ये मेरे पास आ गई इसकी टोटल कॉस्ट, यानी 24,000 यूनिट्स बनाने की। और ये मेरे पास कॉस्ट आ गई एक यूनिट बनाने की यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नाउ वंस आई एम डन विद कॉस्ट पर यूनिट, तो अब मैंने क्या करना है? मैंने सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी थी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं मार्कअप अप्लाई करूंगा। तो अब मार्कअप जो है आपको सवाल के अंदर वो ऑलरेडी गिवन है एग्जामिनर की तरफ से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मार्कअप। मार्कअप। और जो मार्कअप है वो पहला है आपके पास, जो कॉस्ट आई है एस की, वो आई है 82.45 मल्टीप्लाई बाय 50%। ठीक है मेरा बेटा। और जो दूसरा है उसकी कॉस्ट आई है 132.88 मल्टीप्लाई बाय 50%। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी मार्कअप कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो मेरे पास अभी 182.45 कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 50%। तो ये मेरे पास आ रहा है 41.225। और इसी तरीके से ये आया था मेरे पास 132.88 का 50%। तो ये मेरे पास आ रहा है 66.44 मेरा बेटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मेरा बेटा ये जो मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगी वो कैसे निकालूंगा? मेरे पास अभी कैलकुलेटर पे ये लिखा हुआ है 66.44 प्लस 132.88। तो मेरे पास ये सेलिंग प्राइस आ गई है पी प्रोडक्ट की 199.32। और दूसरे की निकाल लेते हैं तो ये है 82.45 प्लस 41.225 विच मेक्स 123। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1.23 123
5 आ रही है, तो मैं इसको 6 8 कर लेता हूँ। 2 डेसिमल में सब कुछ चल रहा है, तो इसको भी 2 डेसिमल में भी कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा सर, अगर हमारे पास जैसे कैलकुलेटर पे आ रहा है 123.675 ये लिख देते, तो भाई एग्जामिनर ने कहीं बोला हुआ नहीं है कि आपने कितने डेसिमल पे जाना है, वो भी लिखते तो वो भी करेक्ट ही आंसर होता। तो सर दोनों आंसर करेक्ट कैसे हो सकते हैं? बेटा कुछ भी नहीं होता, इतना स्पेस एग्जामिनर रखता है कि वो बच्चे का जो डेसिमल्स होते हैं उसको इनसिग्निफिकेंट माना जाता है। तो अब अगर तुम देखो तो तुम्हारा ये जो पार्ट सी था ना, इसके अंदर जितना तुमने काम करना था ना वो पूरा कर लिया है। हमें पता भी नहीं लगा, हम बातों बातों में हम सारा काम करते गए। हम लोगों ने तीनों चीजें निकालनी। याद करो, 3 चीजें मांगी थी। नंबर 1 क्या मांगा था? जरा देखो यहाँ पे मेरा बेटा, मुझे बताओ। सबसे पहले इसने आपसे इस पार्ट के अंदर क्या मांगा था? टोटल कॉस्ट। तो हम लोगों ने सबसे पहले निकाल ली टोटल कॉस्ट, ये रही। फिर उसके बाद इसने आपसे मांगा था कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ये रही। और इसी तरीके से तुमसे इसने मांगा था सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये रही। मेरा एग्जामिनर यहां से लेके यहां तक मेरा एक मार्क भी नहीं काट सकता। अगर वो काटेगा तो फिर उसकी ऐसी की तैसी। बात समझ आई? तो इसके अंदर हम लोगों ने ये सारी चीजें करी। ये इसको आप लोग पहले गौर से देख लें, ये जितनी भी बातें हैं ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अगर ये जो कि लास्ट पार्ट है और ये 25 मार्क्स पूरे हो गए बातों बातों में। इस पार्ट को अगर देखो तो बोलता है एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सपोर्ट योर आंसर विद रेफरेंस टू ए एंड सी। देखो हम लोगों ने 2 काम करे। एक हमारे पास ये था ए, जो हम लोगों ने इधर करा, और एक काम हमने करा सी। अगर तुम ए देखो तो ए के हिसाब से जो प्रोडक्ट एस है उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? 78। लेकिन एबीसी के हिसाब से उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? 82, यानी कि कॉस्ट बढ़ जानी चाहिए थी। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर तुम सेलिंग प्राइस देखो तो कितनी हुई हुई है? 117। लेकिन एबीसी के थ्रू इसकी सेलिंग प्राइस देखो तो कितनी हुई हुई है? 123, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाती। वेर एज अगर तुम दूसरा प्रोडक्ट देखो तो वो क्या है? उसकी कॉस्ट 140 होनी चाहिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक, लेकिन एबीसी के मुताबिक उसकी कॉस्ट 132 होनी चाहिए, यानी कि 140 से कम। तो यहाँ पे तुम कॉस्टिंग ज्यादा अप्लाई कर रहे थे। और यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस तुमने निकाली थी 210, लेकिन अगर तुम एबीसी यूज करो तो इस प्रोडक्ट को उतना ही प्रॉफिट तुम रख के 199 पे बेच सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। तो देखो, एक प्रोडक्ट में आपको कहीं ना कहीं फायदा नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं नुकसान नजर आ रहा है। यही बात आपने करनी है। अब ये बात हम किस तरीके से एग्जामिनर से करेंगे, तो हेयर वी गो। ये मैंने एक चीज लिखी है, अब जरा इसको गौर से सुनिएगा। ये अगेन देखो, ये जो आंसर है ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। तो मैंने सारे पॉइंटर्स को कवर करने की कोशिश करी। देखो मैंने आंसर कैसे लिखा, यू विल राइट इट डाउन एज इट इज। The application of ABC usually results in more accurate cost and more realistic price. इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने सेम लिख दिया है, more realistic price, ठीक है। ड्यू टू द यूज ऑफ मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर। अब ये क्योंकि इसके अंदर हम जो है ना, एक कॉस्ट ड्राइवर नहीं होता है, कॉस्ट कॉस्ट ड्राइवर्स एंड मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। तो ये वाली मैंने यहाँ पे बात करी, एग्जामिनर को ये समझाया हम लोगों ने। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप आगे देखो तो अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड्स ऑफ ओवरहेड अपोर्शन प्रोडक्ट पी एब्जॉर्ब अ हायर अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स $15 compared to ABC 7.88, resulting in unrealistic higher selling price of 210 in the existing system compared to 199.32 in the न्यू सिस्टम। ये एग्जैक्टली वही जो नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे पास, अभी सवाल जो हमने सॉल्व करा है वही नंबर्स हमने उठाए और उसको इस आंसर के अंदर पुट कर दिया कि यार कहाँ पे क्या मसले हैं और वो क्या है। फिर उसके बाद बोला हमने ऑन दी अदर हैंड। अब मैं प्रोडक्ट एस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट पी के बारे में पहले मैंने बात करी। प्रोडक्ट पी के बारे में पहले क्यों बात करी बताएं सर? आपने एस पहले है ना सर, आप हर जगह एस पहले लिख रहे थे ना, तो आपने थ्योरी के अंदर पी के ऊपर बात क्यों करी? देखो पी ना ज्यादा फेवरेबल आंसर दे रही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर। पी में आपकी कॉस्ट 140 और 210 की सेलिंग प्राइस आ रही थी एब्जॉर्प्शन के मुताबिक, लेकिन जब आपने एबीसी करी तो 199, यानी कि आपकी जो प्राइस है वो 210 से 199 पे आ गई, यानी कि एक फेवरेबल काम है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम सेलिंग प्राइस देखो तो 123 हो गई है और पहले 117 थी, यानी यहाँ बढ़ गई। तो पहले मैं फेवरेबल वाली बात कर रहा हूँ एग्जामिनर से, इसलिए मैंने पी के बारे में पहले बात करी। तो पी की डिटेल मैंने यहाँ पे उसको दी, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाए जरा। तो अगली चीज मैंने यहाँ पे लिखी प्रोडक्ट एस। तो अब एस के बारे में बात कर रहा हूँ। एब्जॉर्ब्ड लोअर ओवरहेड्स ऑफ $10 कंपेयर टू ओवरहेड्स ऑफ 145 अंडर एबीसी, रिजल्टिंग एन अनरियलिस्टिक
selling price of 117 in the existing system compared to $12368 in the new system of ABC। तो यहाँ मैंने उसको ये बता दिया कि यार यहाँ पे ये सारी चेंजेस आई हैं कि पहले क्या लिखा मैंने लिखा कि अब जो कॉस्ट है एबीसी के मुताबिक वो इतनी आ रही है और पहले कॉस्ट इतनी आ रही थी, तो इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिख दिया वहां पे। और इसी तरीके से सेलिंग प्राइस पहले इतनी आ रही थी और अब इतनी आ रही है, तो इसको भी मैंने बता दिया कि सेलिंग प्राइस इतने से गिर जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर। तो आगे मैंने एग्जामिनर से क्या बात करी, मैंने बोला, फिर एंडिंग करी मैंने, यूज ऑफ एबीसी वुड बी हेल्पफुल इन फिक्सिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। द मोर एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट हेल्प इन बेटर प्लानिंग, मोर रिलायबल बजट्स, मेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस एंड मेकिंग कोटेशंस। तो आपको ये तमाम चीजें हेल्प करेंगी जब आप एबीसी यूज करोगे, क्योंकि एबीसी करते हुए आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे और एक्यूरेट रिजल्ट्स आने पे आप ज्यादा बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, प्रिपरेशन ज्यादा बेहतर हो सकती है आपकी, मोर रिलायबल बजट्स यानी कि बजट्स की प्रिपरेशन, मेकिंग प्राइसिंग डिसीजन, तो प्राइसिंग डिसीजन आपके बेहतर हो सकते हैं क्योंकि पहले अलग प्राइसिंग थी और अब एबीसी में जाके प्राइसिंग अलग हो गई। और मेकिंग कोटेशंस, तो आपको कोटेशंस बनाने में भी आसानी रहेगी। सो ये मैंने एक आंसर बनाया, एक आंसर लिखा और मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया, और वो वही बातें करी हैं एग्जैक्टली जो यहाँ पे मैंने लिख लिख के आपको कराई हैं। तो आपको इतना मसला होना नहीं चाहिए इन बातों के अंदर। सो यू विल कॉपी इट डाउन एज वेल। ये आपका जो पार्ट था, ये मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट था, दिस वॉज पार्ट डी। यहाँ लिख भी लेते हैं अच्छे से। सो दिस वॉज पार्ट डी जो हम लोगों ने अभी करा है। इसको आप लोग अपने पास कर लीजिएगा। आई होप कि जो मैंने आप लोगों को अभी पूरा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।